वेलकम। तो आइए बेटा बात आगे बढ़ाई जाए और आगे आज की बात में क्या बात करने वाले हैं। सुनो भाई लोगों, हम लोग लास्ट क्लास में इनकम और आउटपुट की डिटर्मिनेशन की बातें कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कर लिया था। तो आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज बेटे हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब पार्ट। सर लाजवाब क्यों बोलते हो? अब हर पार्ट को लाजवाब? बेटा मैं हर पार्ट को लाजवाब नहीं बोलता, मैं सिर्फ उसी पार्ट को लाजवाब बोलता हूं जो एक्चुअली लाजवाब होता है। तो लीजिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये बात तो समझ में आती है ना भाई कि एक्चुअली जब बात करता है इनकम की और बात की जाएगी इक्विलिब्रियम इनकम की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बात तो आइडिया आपको होगा, हाँ है ना? अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट करना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास मैक्सिमम पोर्शन के अंदर ग्राफिकल पार्ट इंक्लूड होगा। ग्राफिकल पार्ट आएगा, थ्योरी पार्ट आएगा और इक्वेशन पार्ट भी आएगा। तो सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अब इसको सीखने के लिए एक साथ मत पढ़ना, सिखाता हूं, सीखो ध्यान से। क्या वर्ड लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफेक्ट। इफेक्ट बोलू इम्पैक्ट बोलू मतलब सेम है। यह बात कर रहा है कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसका इम्पैक्ट है? इफेक्ट ऑफ चेंज। चेंज का मीनिंग क्या सीखा? इकोनॉमिक्स में कहीं भी चेंज वर्ड आया मतलब क्या है? या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात ना भाई। जब इफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा इन शॉर्ट, रिमेंबर। बट द क्वेश्चन इज चेंज का मीनिंग क्या सीखा? चेंज का मीनिंग हमने सीखा या तो इंक्रीज या डिक्रीज। किस में इंक्रीज डिक्रीज? बोला एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने की वजह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे इस बात का जवाब दो। यहां प्रश्न एक नहीं, यहां प्रश्न दो है मेरे लाल, दो क्वेश्चन है। कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न बनता है कि भैया सिंपल सी बात, हमने जब इनकम की बात मैक्रो में की थी तो इनकम का मतलब क्या हुआ? एकदम बेसिक से सुना, बेसिक से। इनका मतलब नेशनल इनकम की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब वो कह रहा है नेशनल इनकम कौन से वाली? बोला इक्विलिब्रियम लेवल वाली। तो जवाब दो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किसे कहा जाता है? क्या ये रट्टा मारोगे? याद है? हमें याद है सर, हमें याद है। हमने लास्ट से लास्ट क्लास में सीखा था इस बारे में कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है। याद है ये बात? क्या था? याद करना क्या था सर? जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एडी इक्वल टू एएस होगा, विच वी कैन से द सम टोटल ऑफ डिमांड इक्वल टू सम टोटल प्रोडक्शन। रिमेंबर, जब वो दोनों इक्वल होंगे, प्रोडक्शन बोला। अगर इसमें डाउट है ना कि सप्लाई को प्रोडक्शन क्यों बोल रहा हूं, तो जाके चेक कर लो वाली क्लास, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए। तो याद करो क्या पॉइंट था हमने। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सुनना। तो मैंने बोला भाई एडी जहां एएस के इक्वल है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बोला ठीक है। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पर जो इनकम का लेवल होगा उसी को बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो एकदम बेसिक सुनना, एकदम स्टार्टिंग से ही बताने वाला हूं। जो बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं भी की, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं से सुनना चालू कर सकता है। तो बताओ मुझे, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को उठाता हूं, इतने पार्ट को, यहां से यहां तक के पार्ट को, तो बताओ यहां का ग्राफिकल पार्ट क्या बनता है मेरे लाल? सर यहां का ग्राफिकल बड़ा इजी बनता, क्या बनता? लेकिन क्वेश्चन ये है। तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम शो करो। कैसे शो करते हैं? बोला सर एडी और एएस, और यहां लिखा मैंने इनकम और आउटपुट। किसी बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है ना कि मैं इनकम के प्लेस पर आउटपुट भी लिख रहा हूं। क्या जरूरी है कि हमेशा आउटपुट लिखा मिलेगा? नो सर। इनकम हो, आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इवन एक्सपेंडिचर हो, इन चारों के वर्ड के प्लेस पे कोई भी वर्ड रिप्लेस हो सकता है। और एज यू नो क्यों, रीजन क्या है? केंजियन थ्योरी, केंजियन थ्योरी, रिमेंबर। अब बात सुनना। तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को शो करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा टॉपिक सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, हमारे ग्राफिकल पार्ट पे समझने पे। तो हम लोगों ने कहा था एडी जहां एएस के इक्वल होगा। रट्टा मार के समझो ध्यान से बात को, सोचो ना, ए इज एग्रीगेट अगेंस्ट सम टोटल। तो सम टोटल ऑफ द डिमांड इन एन इकोनॉमी, भाई देश के अंदर कितनी डिमांड हो रही है, लोग कितना मांग रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उतना ही अगर सप्लाई कर दिया जाए तो थिंक अबाउट, सोचो ध्यान से, जितना इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, उस पूरी डिमांड को अगर आप क्या कर दो, बना के सप्लाई कर दो, तो बताओ मुझे क्या होगा? तो क्या कोई ऐसी डिमांड बचेगी जो अनसेटिस्फाइड है? नो। क्या कोई ऐसा स्टॉक बचेगा जो अनसोल्ड है? नो। तो मतलब देयर इज अ पॉइंट जहां पर ना तो कोई डिमांड अनसेटिस्फाई होगी और ना ही कोई आपके पास में थोड़ा मान अनसोल्ड स्टॉक के रूप में होगा। तो ऐसे ही लेवल को क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन सी बात क्या बोलोगे? इकोनॉमी बैलेंस होगी। उसी बैलेंस वर्ड को नाम दिया गया इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस कंडीशन इस टर्म इक्विलिब्रियम। तो वर्ड बताओ, हमने सीखा था सर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड जहां पे इक्वल होते हैं, ये वाला पॉइंट, जहां पर इक्वल होते हैं, दिख रहा है इक्वल,
उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और ये बन गया क्या, इनका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये तो हम सीख चुके हैं ना भाई, कि कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो नाम क्या था, सिंपल सी बात, नाम था सर that level of income which is attained at the equilibrium level, which is attained where AD is equal to AS। तो ये तो बात मेरे भाई इसकी हो गई। अगर आपने टॉपिक वाइज देखा तो यहां तक जो मैंने बातें की, इतने एरिया की बातें, ये सिर्फ इस एरिया को डिफाइन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है भैया आप ये मत बताओ, आप हमें ये बताओ कि एग्रीगेट डिमांड में अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ, एडी में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। समझने क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन एडी में चेंज आया तो इस इक्विलिब्रियम लेवल में इस वाई के अंदर क्या चेंज आएगा, ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा, इसकी बात पूछ रहा है वो आपसे इसकी बात पूछ रहा है। तो बताओ, अब समझते हैं बात को। तो आप टॉपिक का नाम पढ़ना, दोबारा एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एडी क्या ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लिख सकता है। इवन एग्जामिनर चाहे तो इस इनकम के प्लेस पर बेटे आउटपुट वर्ड भी आपको दे सकता है। तो इनकम बोले आउटपुट, आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझना ध्यान से, क्योंकि हम सीख चुके हैं सर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिचर ऑल आर सेम, ऑल आर इंटर रिलेटेड। रिमेंबर, जिसको इसमें डाउट हो वो प्लीज पहली वाली क्लास थी केंजियन थ्योरी, वो जाके देख लेना बेटा कंसेप्ट बैच के अंदर, ठीक है। आगे आओ, अब मुझे बताओ, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। तो एडी में चेंज आने की वजह से इंपैक्ट पूछ रहा है, तो भैया बताओ ना एडी होता क्या है। तो एडी में आपने सेक्टर सीखे थे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस, देखते रहो सुनते रहो समझा दूंगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। बताओ बेटा जब मैं चारों फैक्टर लिख देता हूं, अगर मैंने एडी को लिखा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो ये चार अल्फाबेट किसको इंडिकेट कर रहे हैं सर, सिंपल सी बात, ये चार अल्फाबेट चार डिफरेंट सेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं। जहां पर सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलो याद है, ये मैंने क्लास में लिखवाया प्रॉपर डिटेल पार्ट के अंदर, इवन कि हमने ग्राफिकल पार्ट भी किए। बताओ, तो सी का मतलब हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, आई का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी का आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि कलेक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, हाँ, और कौन सा, एनएक्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो नाम थे ये चार सेक्टर को डिनोट करते हैं मेरे भाई। किस किस को डिनोट करते हैं सर, रिवाइज करा रहा हूं पूरा पार्ट ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले। अभी मैं इस पार्ट पे आऊंगा बिकॉज पहले आप इसका बेसिक क्लियर करो। तो इसका मीनिंग तो ये हो गया, इसका मीनिंग सीख रहे हैं। तो बताओ कंजम्पशन सेक्टर मतलब क्या सर, सिंपल सी बात, किसकी बात कर रहे हो, हाउस होल्ड सेक्टर। तो टू फन कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर। सेक्टर नंबर 1 क्या है, ये है हमारा 1। नंबर 2 कौन सा, आई इज कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर। तो याद करो, अगर एग्जामिनर ने, सुनना, अगर एग्जामिनर ने सिर्फ आपसे पूछा होता टू सेक्टर इकोनॉमी में बताओ, तो आंसर में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई लेके चलते। इवन लास्ट क्लास में हमने जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सीखा, वहां भी हमने ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी बेटा, क्योंकि सिलेबस में 4 की बात नहीं पूछा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर, ठीक है, ओके। आगे आओ, तीसरा केस, अगर बोला जी इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये बन गया थर्ड सेक्टर। तो भैया फर्स्ट सेक्टर, सेकंड और थर्ड सेक्टर, एनएक्स मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बन गया हमारा फोर्थ सेक्टर। अब मुझे बताओ, चार आइटम, चार एलिमेंट एडी के चार डिफरेंट सेक्टर्स को इंडिकेट करते हैं। तो व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट कि बताओ इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोलोगे, टू सेक्टर इकोनॉमी। ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोलोगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और एक्सपोर्ट की बात करेंगे बोलोगे फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों से जाननी है, छोटी सी बात। अब इस पूरे एक बार बोर्ड को दोबारा चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है। मुझे बताओ, अगर मुझे सिर्फ इस पार्ट को अप्लाई करना हो, अगर मुझे सिर्फ इस जो स्टार्टिंग लाइन लिखी है इसको अप्लाई करना हो, इसको अप्लाई करना हो, देखो चेक करना मेरे लाल क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसको अप्लाई करना हो तो समझना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहा भैया अगर इस एडी में चेंज आया, नंबर 1, तो इस इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है। तो बताओ ना भाई, यहां जो एडी लिखा हुआ है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो अगर बताओ मुझे इनमें से एक भी फैक्टर चेंज हुआ, सी चेंज हुआ, आई चेंज हुआ, जी चेंज हुआ या एन एक्स चेंज हुआ, तो जवाब दो, क्या ये एडी भी बदलेगा? बताओ है ना, क्या एडी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, यस और नो? टेल मी, बताओ। अगर कोई चीज चार एलिमेंट से मिलके बनी है
तो अगर कोई एक भी एलिमेंट कम ज्यादा हुआ तो क्या उसका इफेक्ट एडी पर नहीं पड़ेगा क्या? ओ पड़ेगा, सिंपल सी बात सर। तो डिक्रीज हुआ तो एडी भी गिर जाएगा, इन चारों का डिक्रीज हो क्या एडी गिर जाएगा, चारों इंक्रीज हो तो एडी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही हम पढ़ने वाले यहां पर, हमें सिंगल सिंगल फैक्टर की हेल्प से बताना होता है। तो एग्जामिनर आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि इफ गवर्नमेंट, एग्जांपल के लिए, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपका आंसर क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो शिफ्टिंग अपवर्ड होगी, शिफ्टिंग अपवर्ड होगी तो क्या होगा? शिफ्टिंग अपवर्ड होगी तो इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में दो चीजें आती हैं, या खर्चे का मतलब खर्चा नहीं लिखोगे, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट की इनकम, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्सेस, गवर्नमेंट का खर्चा। तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने से क्या होता है? एडी बढ़े, खास कर ध्यान रखना, ये जी वाला जो पार्ट है ना मेरे लाल, नोट कर लो, ये जी वाला पार्ट बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपसे वो टैक्सेस के रिगार्डिंग बात पूछता है, रिमेंबर। तो आइए इसी पार्ट को स्टेप बाय स्टेप इन चारों फैक्टर में सीखते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया अभी आपको, अब इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम कवर करेंगे अपने ग्राफिकल के साथ थ्योरी पार्ट के अंदर। चलिए बेटा बात करते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए। तो मेरा पहला पार्ट, आपने जान लिया कि एडी में चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, आपसे जब भी पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आया, आई कैन यूज द वर्ड चेंज इन, क्या बोलूं, लिख दूं यहां पे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एडी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एडी। किस पे पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं मेरे भाई, किस पे? ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। गाना सुनो ध्यान से बात, कंसेप्ट में कोई लापरवाही नहीं मेरे लाल, सुनो ध्यान से बात को, ना ना ना। तो बोला ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लो बेटा मैंने दोनों को अलग लिख दिया। तो कॉमन सी बात है, क्या इसमें याद करना पड़ेगा आपको कुछ? नहीं, हमें पता है सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा तो हमारा पहला काम है हम ग्राफ बनाएंगे, हमारा काम है हम तो ग्राफ बनाएंगे। तो क्या बोला, क्या हुआ? इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? व्हेन एडी इक्वल टू एएस, रिमेंबर। तो मैंने बनाया एएस, मैंने बनाया एडी, और ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल पहले वाला। और यहां क्या लिख रहा हूं? यहां पूछा क्या है? इनकम पूछा है तो इनकम लिख देना, अगर यहां पे आउटपुट पूछा है तो नीचे आउटपुट लिख देना। क्या बात है, टेंशन वाली बात है? नो नो नो। तो इनकम लिखे या आउटपुट लिखे, आपको वही वर्ड यूज करना है। अब आता हूं पहले प्रश्न के ऊपर, सुनना ध्यान से, एक ही बात में चारों टॉपिक करा दूंगा, सुनते रहना ध्यान से बात बेटा। तो एडी बना है चार फैक्टर से, तो मैं केस नंबर 1 लेके चल रहा हूं। केस नंबर 1 जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन को चेंज करने की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की चेंज की, फिर मैं बात करूंगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर की चेंज की बात करूंगा। तो आप समझिए ध्यान से, सीखते ध्यान से। तो पहला वर्ड मेरे लाल, सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हैं, चिल्ला रहे हो सर? तो एडी का मतलब क्या होता है सर? एडी के अंदर चार सेक्टर है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, और ये चारों हम सीख चुके हैं। हाँ सीख चुके हैं। अब बात सुनना, केस 1 में मैं ले रहा हूं बेटा, लिख को नोट करना, बताना मुझे, पूछता हूं, ठीक है? बताओ, केस 1 में कह रहा हूं इफ कंजम्पशन चेंजेस, अगर मैं कंजम्पशन में चेंज करता हूं, इफ कंजम्पशन चेंजेस, दैट इज अगर सी में इंक्रीज हुआ, दूसरा केस, और अगर सी में डिक्रीज हुआ, तो बताओ बेटा, मेरा क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट होता है, सी में इंक्रीज हुआ ए पार्ट बी पार्ट। मेरा पहला प्रश्न, अगर कंजम्पशन इंक्रीज या कंजम्पशन डिक्रीज होता है, ये वाला कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, तो बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो कि YE है हमारे पास अभी, उसमें क्या चेंज आएगा? मतलब वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा? कोई चेंज ऑलवेज मींस इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो चेक करना, आओ अप्लाई करते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बात सुनो, बता रहा है बेटा, अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है, इवन यहीं से तुम्हें लिखने का पैटर्न क्लियर होगा, लाइन लिखने की होती है एग्जाम के अंदर। सुनो, अब मुझे बताना, पहली बात पूछता हूं, कंजम्पशन के इंक्रीज होने से क्या एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगा क्या? बताओ, कॉमन सी बात, अगर एडी के अंदर अगर सी इंक्रीज हो गया तो एडी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ, इफ सी इंक्रीजेस देन एडी विल आल्सो इंक्रीजेस। लाइन नंबर 1 बन गई कि इफ ड्यू टू इफ देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। बोलो हाँ है ना? अग्रीड? हाँ अग्रीड, क्योंकि सिंपल सी बात, ये एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। तो बताओ, अगर सी बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। अब बताओ, एडी जब बढ़ेगा तो क्या होगा? सर एडी शिफ्ट करेगा, कहां शिफ्ट करेगा? ये शिफ्ट करेगा ऊपर की ओर, अपवर्ड शिफ्टिंग।
भाई एडी कर बढ़ जाएगा ना, हाँ है ना, अपवर्ड शिफ्टिंग। तो ये तो मैं थ्योरी में दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये थ्योरी में लिख रहा हूं। इफ चेंज इन देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लाइन में लिखोगे इसको पूरे पार्ट को। क्या बोला? इफ कंजम्पशन इंक्रीजेस इट विल लीड्स टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, एंड इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस इट विल शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड कर कहां शिफ्ट करेगा? अपवर्ड, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। तो एडी से क्या हो गया? एडी वन क्यों हुआ? बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन। प्लस सी लिख दूं या इंक्रीज इन सी? ये देखो साथ साथ थ्योरी भी साथ साथ ग्राफिकल भी, तो या तो मैं प्लस सी लिख दूं या इंक्रीज इन सी, दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हो दोनों पॉइंट में से, ठीक है? ओके, आप सुनना ध्यान से। तो बताओ अब इसका इंपैक्ट बताओ। पूछा क्या है? पूछा है भैया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, ये नहीं बताना, ये बताना ये वाई ई आगे होगा या पीछे हो जाएगा, ठीक है? और ये प्रैक्टिकल समझो, देश की नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट आएगा, देश की नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट आएगा कंजम्पशन के चेंज होने की वजह से। ओ तो बताओ, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट का पीछा मत छोड़ो, आंसर अपने आप आएगा मेरे भाई। तो बताओ क्या होगा बेटा? तो अगर एडी अपवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्टिंग कौन सी? एडी अगर अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये मैंने दोनों साथ लिख दिया, हाँ, अगर एडी यहां पे लिखता हूं, एडी अपवर्ड शिफ्टिंग होगा, तो बताओ इससे, अभी लाइन चल रही है, लाइन खत्म नहीं हुई, एडी के अपवर्ड शिफ्ट होने की लाइन चल रहा, थ्योरी अपने आप आएगी। एडी इंक्रीज हुआ, शिफ्टिंग अपवर्ड हुई, शिफ्टिंग अपवर्ड हुई तो क्या हुआ? बताओ, क्या आपको एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है नहीं मिला? बताओ हाँ है ना? क्या आपको एक नया एडी मिला, ई मिला नहीं मिला? नया वाला एडी और पुराने वाला एस, तो क्या बन गया? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मिल गया आपको? देयर इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यू विल रिसीव वेयर एडी इज इक्वल टू, एडी वन इज इक्वल टू एस। लाइन नंबर नेक्स्ट, देखो ये लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन लिखने का लाइन है, जो कि गलत करने का चांस है ही नहीं एग्जामिनर की साइड से। आगे आओ, अब बताओ अगर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा तो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई तो इनकम लेवल होगा, है ना? बताओ, तो यहां पर आपको मिलेगा न्यू इनकम लेवल या न्यू आउटपुट लेवल। कौन सा है? इसके सामने वाला, तेरे सामने वाली खिड़की में हमारा नया लेवल इनकम रहता है। मिल गया, क्या मिला? Y1। तो क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ भैया कंजम्पशन के इंक्रीज होने पर, कंजम्पशन के इंक्रीज होने पर इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आया? तो जवाब क्या चेंज आया? वाई ई से अब क्या हो गया? क्या ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? ऑब्वियस इट इज इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा? सर इनकम लेवल इंक्रीजेस। कौन सा इनकम? द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कौन सा है? द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज योर आंसर। यही एग्जामिनर आपसे मांगता है बेटा। तो आपसे ग्राफिकल पूछे तो ये दिखा देना, थ्योरेटिकल पूछे तो ये लिख देना लाइन के अंदर। इतना ही पार्ट है, इतनी कहानी है, इतनी कहानी, इस तरह कहानी है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगला प्रश्न पूछूं, अब बताना, अगर मैं इसी का पार्ट भी पूछता हूं कि कंजम्पशन के डिक्रीज होने पर आंसर क्या लिख के आओगे? बताना, चलो गैस करो, बताओ बताओ, टेल मी, आई वांट टू नो। कंजम्पशन के गिरने पर क्या इंपैक्ट पड़ता? सर हम बताएंगे, बताओ क्या आंसर पड़ेगा? कंजम्पशन गिरता तो एडीबी क्या होता? सर एडीबी गिरता, हाँ है ना? यस और नो? एडी गिर जाता, एडी गिरता, शिफ्टिंग कहां पे होती? एडी शिफ्ट क्या होता? एडी शिफ्ट डाउनवर्ड, एडी नीचे की ओर शिफ्ट करता, एडी नीचे की ओर शिफ्ट करता। देखो ये लिखा, एडी अगर एडी नीचे की ओर शिफ्ट करता तो नया पॉइंट मिलता नहीं मिलता? E2, हाँ है ना? हाँ है ना? तो एडी नीचे शिफ्ट क्या होगा? मतलब एडी शिफ्ट क्या होगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता? न्यू पॉइंट इज E2, और E2 पॉइंट के ऊपर Y2 हो गया इनकम का लेवल। तो बताओ क्या चेंज आया? तो आंसर क्या आएगा बेटा इस वाले पार्ट में? सर इनकम क्या होती? इनकम क्या होती? द इक्विलिब्रियम इनकम डिक्रीजेस। दिस इज योर आंसर। तो आपसे दो ही केस पूछ सकता है, और ये दो केसेस हर पार्ट में पूछ सकता है। वो सी में पूछ सकता है, आई पूछ सकता है, जी पूछ सकता है, सब में पूछ सकता है। दिस पार्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। याद रखना है बात। बोलो क्लियर हुई? अब खुद चेक कर लो कि कैसे ग्राफिकल दिखाना है, कैसे अपनी थ्योरी लिखने आनी होती है। और आपने अगर इस तरीके से याद रखा तो इवन एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपकी गलती नहीं हो सकती। क्वेश्चन शॉर्ट वाले हो, लॉन्ग वाले हो, हर क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आप इजीली कर सकते हो। बताओ मजा आया नहीं आया? टेल मी, बताओ मुझे। तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आई की बात कर लूं आपसे? आई हम अपने आप कर लेंगे, कर लोगे आई? बताओ हाँ है ना? चलो पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? चलो देखते हैं, चले अगला पार्ट आता है मेरे पास में। लीजिए लीजिए लीजिए, केस नंबर 2 लेता हूं। अगेन केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में पूछने वाला हूं मैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा?
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज मतलब अगर इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट पूछ रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो क्या, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ तो क्या। तो क्वेश्चन पूछा बताओ क्या होगा, तो क्या आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे, लेकिन अगर ग्राफिकल पूछा तो ग्राफिकल भी तो आना चाहिए भाई। एग्जाम में इक्विलिब्रियम लेवल वर्ड देखते ही डायग्राम बना लेना, ध्यान रखना, गलती मत करना, अपनी साइड तो क्या मत मार के आना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर के अंदर अपने पास में जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड दिख जाए इसके अंदर याद रखना एडीएस बना लेना पहले से। ओके, अब बात करते हैं। तो बोला भाई एडी और एएस की कहानी है, एडी और एएस की कहानी है, तुम्हारे प्यारे नितिन सर की जुबानी है। सुनो ध्यान से बात को। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम लेवल इनकम पे। तो आंसर क्या आएगा, ये बन गया एएस, ये बन गया एडी। तो एडी का मतलब यहां पर क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। तो किसकी चेंज की बात कर रहा है, यहां ये बात कर रहा है सिर्फ आई को चेंज करने की। सेम बात सेम कहानी, जवाब देना। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर क्या एडी नहीं बढ़ता क्या, एडी बढ़ता है सर, एडी इंक्रीज हो जाएगा। एडी बढ़ेगा तो शिफ्टिंग कहां होगी, शिफ्टिंग अपवर्ड होगी। अगेन सेम कहानी, शिफ्टिंग अपवर्ड होगी, शिफ्टिंग अपवर्ड होगी एडी की, तो नया पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा इवन वाला, तो बताओ क्या इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, चेक कर लेते हैं। एडी बढ़ा तो अपवर्ड शिफ्टिंग, अपवर्ड शिफ्टिंग न्यू एडी। पहला वाला इक्विलिब्रियम ये था, इनकम का लेवल ये था, नया वाला एक पॉइंट ये निकल के आया तो इनकम का पॉइंट भी बढ़ गया। तो इनका आंसर क्या आएगा, इनकम इंक्रीज हो गई। बोलो बताओ बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इनकम मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आया, समझ में आई बात। और ये वाला आप खुद ट्राई करना। आंसर क्या आएगा इसके अंदर, डायरेक्टली जाना, ये लाइन लिख लोगे, आंसर क्या आएगा, इस केस में उल्टा होगा, इनकम डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस, यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट लाइक दिस, AD2 हो जाएगा। और यहां पर ये पॉइंट ये आएगा, नंबर 2 इज क्लियर, दैट्स इट। तो बताओ दो पॉइंट क्लियर हो गए, हाँ या ना, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, क्या ये पार्ट आपको समझ में आया, यस और नो, यस और नो, डन 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 डन। चले ओके, आगे बढ़ू। अब आता है सबसे शानदार पार्ट, सबसे ज्यादा शानदार पार्ट कौन सा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जिसपे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की हद छोड़ता ही नहीं है बेटा, जिद्दी एग्जामिनर इस पार्ट के ऊपर। तो केस नंबर 3 लेने वाला हूं, अब सुनना बात ध्यान से, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है। और घुमाने दो ना, क्या दिक्कत है, हम है ना, अपने संभाल लेंगे अपने आप। तो केस नंबर 3 बात करते हैं मेरे भाई थर्ड सेक्टर की। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की, तो अक्सर लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है तो यही आएगा क्या, आंसर इज नो बेटा। जब अपने पास में गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे होते हो तो यहां पर दो चीजें आती हैं। गवर्नमेंट का खर्चा, सुनना प्लीज ध्यान से, कलेक्टिव एक्सपेंडिचर होता है। मतलब गवर्नमेंट बजट, इवन द नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के अंदर, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है, प्लीज अब मैं जो चाहूंगा सुना, प्लीज बात सुनना मेरे ध्यान से। जब बोला गया गवर्नमेंट बजट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट गाइस। अक्सर ही वर्ड सुनते हैं बजट है, बजटरी कंट्रोल, बजट, व्हाट इज बजट। रट्टा मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। एक बेसिक सी बात बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा बजट टाइट है, बताओ, हाँ टेल मी। अब मैं बोलते हैं ना भैया, बच्चे बोलते हैं ना सर मेरा बजट बहुत टाइट है, तो मेरा बजट टाइट का मतलब क्या हुआ, बताओ। मेरा बजट बहुत टाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ सर मेरी पॉकेट में जो मेरी इनकम है, मेरा जो कमाई है वो कम पड़ रही है, बट मेरे खर्चे ज्यादा हैं। बजट का मतलब क्या है, माई रिसीट्स, माई इनकम इज लेस देन माई एक्सपेंडिचर। उसे बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, बजट टाइट, मतलब बजट डेफिसिट। तो बजट का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड बजट मींस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट बजट कहलाएगा। तो बताओ मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। जिस तरह मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज्यादा है, कभी मेरी इनकम मेरे खर्चों से ज्यादा है, तीन केस ही बन सकते हैं ना भाई, कॉमन बात समझो ना, तीन ही केस बन सकते हैं ना। पहली बात तो क्या, या तो मेरी इनकम और या मेरे खर्चे दोनों बराबर होंगे, क्या बोलूंगा, बैलेंस बजट, या मेरी इनकम मेरे खर्चों से ज्यादा होगी, सरप्लस बजट, या मेरे खर्चे मेरी इनकम ज्यादा होंगे, डेफिसिट बजट। ये बजट डेफिसिट बोलते हैं। तीन ही केस बनते हैं ना, ये तीनों केस गवर्नमेंट केस में भी एप्लीकेबल है भाई।
Whenever you talks about government budget, it simply means the revenue and expenditure policy of the government. और गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या होती है? टैक्सेस. खर्चे क्या होते हैं? जो हम पे करती है बेटा, हम पे करती है गवर्नमेंट की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. रिमेंबर? तो व्हाट इज दिस, इसीलिए हम बात करने वाले. आओ बात समझते हैं. सुनो भाई लोगों, बात करते हैं. तो गवर्नमेंट खर्चे की बात मत करो खाली, यहाँ दो बात करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर लेते हैं. तो whenever you talks about गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है इनकम के चेंज में, तो दो बातें करेंगे. पहली बात, गवर्नमेंट के पार्ट में दो चीजें आती हैं. गवर्नमेंट में आती है, एक आता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू. तो व्हाट इज रेवेन्यू? गवर्नमेंट की टैक्सेस, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है. गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस को, जो हमसे टैक्स चार्ज करती है, उसी से गवर्नमेंट कमाई करती है, वही तो मेन कमाई है उसकी. तो टैक्सेस आर द इनकम, द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. एंड कौन सा टैक्स, खर्चा कौन से है भाई? खर्चे तो बहुत सारे हैं ना. ये रोड, डैम्स, ब्रिजेस बन रहे, क्या है? यही तो है. गवर्नमेंट ग्रांट देती है, खर्चा करती है, क्या है? इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना. गवर्नमेंट गरीब लोगों को राशन अनाज देती है फ्री के, कम रेट के ऊपर. व्हाट इज दिस? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कौन है वो भी? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सैलरी भी दे रही है उनको, पे कर रही है सर्विस के बदले में. तो व्हाट इज दिस गाइस? दिस होल पार्ट वी कैन से द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. पहले इसका मीनिंग समझो, फिर इसका इंपैक्ट बताऊंगा बेटा मैं. तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहलाती है. रेवेन्यू वाला टैक्स, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट जो आपको ट्रांसफर दे रही है, वही ट्रांसफर बेटा, तो ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं. बताओ ना, ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, हाँ मिलती है. वही ट्रांसफर पेमेंट हो गया, सब्सिडीज हो गया, जो हमें छूट देती है, देखते हो ना. सब्सिडी हो गया, छूट हो गया, पेमेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ग्रांट हो गया. ये क्या है? ये बताओ क्या है? स्कॉलरशिप है, ग्रांट, ये क्या है? ये सारी बेटा गवर्नमेंट के खर्चे ही तो हैं, एक्सेट्रा. और लिख लो कंजम और एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू, इन दोनों पॉलिसी को गवर्नमेंट पॉलिसी कहा जाता है. इसी को कलेक्टिवली अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के नाम पर. बट यहां पे बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आने से टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. बताना मुझे. अगर मैं मेंशन करूं एडी इक्वल टू एएस, यहां लिख दूंगा इनकम और आउटपुट, और ये बन गया मेरा तारा सितारा. एएस तारा मतलब तारा, एएस सितारा मतलब एडी. तो ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट. बोलो यस और नो. ये बात तो कॉमन, मेरे को जैसे उसने पूछा चेंज दिखाओ, तो मेरा पहला काम है डायग्राम बना डाला भाई साहब, बना लिया. ठीक है, अब बात करते हैं. तो बताओ बेटा, अभी तक जो बातें हुई वहां सिर्फ खर्चे की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट खर्चा था, कंजम्पशन खर्चा था. अब बात हो रही है हमारे पास में इसकी, जहां रेवेन्यू भी है. अब सुनना बात ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, बड़े ध्यान सुनना, बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा ये. एंड इस पे लिख लो, बना लो. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पार्ट, इंपॉर्टेंट एंड इजी पार्ट यही है मेरे लाल. सुनना ध्यान से. तो इसका रिप्लाई तो तुम करोगे, इसका रिप्लाई मैं दूंगा तुमको. अब बताओ, गवर्नमेंट के खर्चे, अग्रीगेट डिमांड, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना. जी इज ए पार्ट ऑफ अग्रीगेट डिमांड, हाँ है ना भाई? सी प्लस आई प्लस जी, तो जी इज ए पार्ट ऑफ अग्रीगेट डिमांड. ऑब्वियस सर, सही है. तो बताओ मुझे, अगर मैं खर्चे की बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट जो हम पर खर्च करेगी, तो क्या गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने से अग्रीगेट डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ. एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, टेल मी. ये बताओ मुझे. दो बातें कर रहा हूं मैं. बात कर रहा हूं यहां पर गवर्नमेंट की, तो अभी मैं दो पार्ट में पूछूंगा, ठीक है? बताना, रिप्लाई करना. तो गवर्नमेंट में एक तरफ मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट के खर्चे, द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और एक तरफ पूछूंगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू. तो पहले थ्योरेटिकल रिप्लाई करोगे, एक्चुअली व्हाट इज द रियल फैक्टर गाइस, ताकि तुम्हें आइडिया मिले. क्या लिख दिया? रेवेन्यू क्या होता है? ये क्या हो गया? एक साइड लिखा मैंने रेवेन्यू, एक साइड लिखा खर्चा. ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात को. तो इसका रिप्लाई तो मुझे सेम टू सेम करो. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जी की बात कर रहा हूं, अगर एग्रीगेट डिमांड का ही हिस्सा है हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, प्लीज पूरा फोकस सामने, एक बार सुन लो, जिंदगी भर काम आएगा. ये सिर्फ हमारे 11-12 की बातें नहीं, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से. ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इवन आगे तक हर जगह काम आएगा. डिग्री, इवन प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ने को मिलेगा आपको ये पार्ट. अब सुनो ध्यान से बात को. तो क्या बोला? पढ़ना ध्यान से बेटा. सुनो भाई लोगों, ये हम बात कर रहे हैं जी की. तो अगर जी को मैं खर्चे के रूप में काउंट कर रहा हूं, और क्वेश्चन दिया गया इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट एक्सपेंडिचर, रिमेंबर, तो गवर्नमेंट के खर्चे इंक्रीज होने से या गवर्नमेंट के खर्चे डिक्रीज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? हालांकि इसकी डिटेल बात
मैं गवर्नमेंट बजट में करवाऊंगा। अभी बस इसके पॉइंट समझ लो क्या मीनिंग है। तो बताओ बेटा, केस नंबर 1 पूछता हूं, तो बताओ केस ए पार्ट पूछता हूं। तो जी मतलब अगर खर्चा इंक्रीज हुआ तो खर्चे के बढ़ने से सेम बताओ क्या वही होगा नहीं होगा कि एडी भी बढ़ जाएगा, हाँ है ना। तो एडी बढ़ेगा, यस सर एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा, शिफ्टिंग कहां होगी, इट विल शिफ्ट अपवर्ड, इसकी शिफ्टिंग अपवर्ड होगी। और जिसकी अपवर्ड शिफ्टिंग होगी तो इनकम भी क्या होगा सर, इनकम भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही सेम पार्ट जो आपने 2 पार्टों में सीखा वही पार्ट यहां भी एप्लीकेबल है सेम। अगर हमें कहता हूं गवर्नमेंट खर्चे गिर गए तो सेम वाइस वर्सा, गवर्नमेंट खर्चे गिर गए वाइस मतलब गिर गया तो वही आंसर होगा, इनकम क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये तो एज इट इज है मेरे भाई। जब खर्चों की बात कर रहे हो तो खर्चों के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर खर्चों की बात की गई तो हमारा कर्व वैसे ही बनेगा कि एडी इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम लेवल चेंज होगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये तो क्लियर है। मुद्दा भाई यहां है, यहां मुद्दा तो टैक्स के ऊपर है कि बताओ भैया गवर्नमेंट अगर टैक्सेस में चेंज करती है, दैट मींस अगर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया और टैक्स को डिक्रीज कर दिया गया, अब बताओ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सोचो, गैस करो। तो ये तो आपने कर लिया तो क्लियर है, ये तो सेम जो अभी पढ़ा उसी वही वाला डायग्राम एप्लीकेबल होगा। मेरा क्वेश्चन दूसरा है मेरे भाई, मुझे तो ये बताओ टैक्सेस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट से दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी। ये पार्ट पूछता है एग्जाम में और पूछा गया बैक टू बैक एग्जाम के अंदर और लिख के लो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा तथास्तु। अब बताओ मुझे, टैक्सेस की बात कर रहे हो बेटा, एग्रीगेट डिमांड खर्चे को शो करता है। प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से। एग्रीगेट डिमांड खर्चे को शो कर रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये तो खर्चे को शो कर रहा है। बट इस गवर्नमेंट के पार्ट में 2 चीजें हैं, इसमें टैक्सेस भी है और इसमें खर्चे भी हैं। रिमेंबर, तो खर्चे की बात तो आपने कर ली। मुझे बताओ गवर्नमेंट अगर, अब प्लीज बी प्रैक्टिकल इन दिस, रट्टा नहीं मारना, सीख के पढ़ो। जवाब देना बेटा, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को इंक्रीज कर देती है तो गवर्नमेंट अपने टैक्स को बढ़ा देती है, तो गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, सोचो एक बार, गैस करो। गवर्नमेंट अगर हम पर लगने वाले टैक्सेस जो हम पे करते हैं, जीएसटी वगैरह, इवन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही है, ये जितने भी टैक्स उनकी बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर लगने वाले टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है तो बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गैस करो। इंक्रीज होने पर क्या और डिक्रीज होने पर क्या, आओ बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब क्या है मेरे लाल, प्लीज इस पॉइंट को सुनना। गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब क्या है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, मतलब क्या, गवर्नमेंट का टैक्सेस। तो टैक्सेस के इंक्रीज होने पर और टैक्सेस के डिक्रीज होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक किस पे पूछ रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे बताओ। तो सुनो भाई लोगों, बात सुनो, बड़ी प्यारी बात आई, बड़ा इजी पार्ट सुनना। तो गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ने का मतलब है सर हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाना। गैस करना हाँ है ना। अगर गवर्नमेंट हम पर टैक्स ज्यादा लगाए तो बेटे सिंपल सी बात, क्या हमारी परचेजिंग पावर अफेक्ट होगी या नहीं होगी। सोचो ना, अगर आज जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज आज मान लो मैं कहता हूं 100 रुपए में से, मान लो एग्जाम में कहता हूं 100 रुपए में 18 रुपए टैक्स दे रहे हैं हम, एग्जांपल के लिए, ठीक है। कल को गवर्नमेंट बोले अब तो टैक्स 40% होगा, बताओ तो 100 पे 40 देना पड़ेगा इन शॉर्ट, एग्जांपल के लिए। तो टैक्स के बढ़ने से हमारी खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। और हमारी परचेजिंग पावर अगर गिर जाएगी बेटा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचना, टेल मी। अगर हमारे गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ने से, सुनना ध्यान से प्लीज, फोकस सामने, बी प्रैक्टिकल, रट्टा नहीं मारना, सीख पढ़ो कि सच में ऐसा होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ा देगी तो क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट की तो कमाई हो गई, उसकी कमाई उसकी हो रही है, बात हमारी हो रही है डिमांड की। तो बताओ मुझे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, पर इसका आंसर क्या आएगा, अलग, परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, हमारी बात कर रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हम सबकी डिमांड से मिलकर बना है। तो परचेजिंग पावर हाउस होल्ड वो भी क्या होगी, बताना बेटा, सर वो भी गिर जाएगी। और जब आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी बेटा तो बताओ आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सर हमारी डिमांड गिर जाएगी। तो खरीदने का मतलब क्या है, डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हो गई तो बताओ ओवरऑल डिमांड भी क्या होगी फिर, क्योंकि हम सबकी डिमांड है, सम टोटल ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड क्या लगेगी, एग्रीगेट डिमांड, वो भी क्या हो जाएगी सर, वो भी गिर जाएगी। और इसके बाद तो आंसर तुम्हें आता है, बताओ कि एग्रीगेट डिमांड अगर गिर जाए तो बताओ मेरे लाल एडी के गिरने से शिफ्टिंग कहां पर होगी, सर इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड, इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड। तो एडी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और एडी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा बेटा तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, बताना मुझे,
सर ऑब्वियस, हम जब निकालेंगे ग्राफ में तो इनकम गिर जाएगी, इनकम बढ़ेगी नहीं। इनकम गिर जाएगी, इनकम बढ़ेगी नहीं, वही तो बोल रहे हैं। परचेजिंग पावर गिर गई हमारे पास में, चेक कर लो। सिर्फ ये 2 पार्ट ऐड ऑन हुए इस पार्ट में, बाकी पार्ट सेम टू सेम रहा इसके बाद में। तो टेल मी, गैस करो, जवाब देना मुझे कि अगर टैक्स में इंक्रीज हो गया तो टेल मी एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर एडी विल शिफ्ट डाउनवर्ड, क्योंकि टैक्स का बढ़ना मतलब एडी का गिरना, रिमेंबर। और एडी गिरा तो क्या होगा? द नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा इवन, और यहां पर मिलेगी हमें नई इनकम लेवल। तो बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लॉन्ग आंसर को, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटा रिप्लाई करो मुझे इस बात का, बताओ लॉन्ग क्वेश्चन में आया क्वेश्चन ये वाला। इन गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, गवर्नमेंट कहती है भैया आज से टैक्स 10% की जगह क्या लगेगा, 15% लूंगी, तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियस राइट आंसर। अगर एमसीक्यू है तो क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये आंसर आएगा। ग्राफिकल पूछा, ग्राफिकल करके आओ भैया, सारे आंसर आएंगे इससे। तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियस सर, इनकम विल डिक्रीज। तो आंसर क्या है? हमने वही लिखा, इनकम क्या होगी? इनकम कौन सी? सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगी? दैट विल डिक्रीज। एंड इसमें क्या आंसर आएगा? सेम वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? उसका अपोजिट। मतलब क्या कि अगर टैक्सेस गिरा दिए, टैक्स गिरेंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एडी भी बढ़ेगा, शिफ्टिंग ऊपर होगी और इनकम भी बढ़ जाएगी। दिस इज द आंसर गाइस। ये वाला पार्ट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत करना मेरे भाई, इसे मिस मत करना। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो। और आपके पास में आपके कंटेंट के अंदर आपको 3 ही पार्ट कवर करने हैं। एनेक्स नेट एक्सपोर्ट की बात आपको नहीं करनी, एडी में 3 सेक्टर तक बायोमैक्स में बात करनी है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे नहीं जाना। हालांकि उसका आंसर भी आप निकाल सकते हो आराम से कि बताओ एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो खर्चा हो रहा है, इनकम हो रही है? सोचो, गेस करो, एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कमाई आ रही है ना भैया। और इंपोर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ा तो एडी बढ़ेगा, खर्चा गिरा तो एडी गिरा, सेम आंसर वहां पे आएगा। तो ये गाइस हमारा टॉपिक था कौन सा हमारे पास में? एडी C प्लस I प्लस G तक आपको करना है, एनएक्स पार्ट नहीं करना। एनएक्स बस पढ़ लिया हम लोगों ने, डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया वो वाला क्लास कर लेना, उस क्लास में मैंने एनएक्स की बात भी की है। तो ये था गाइस हमारा टॉपिक, होपफुली समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन करना जरूर मुझे, और क्लास कैसी लगेगी ये भी मुझे बताते रहोगे एटलीस्ट, क्योंकि मुझे रिव्यू मिलता है आप लोगों से। आपको पसंद आ रही क्लासेस, लेकिन अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए गाना गाओ। कौन सा गाना? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ